हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे थे लूसेंट जी के और उसमें हमारा इंडियन इकोनॉमी का पार्ट चल रहा है और आज हम करेंगे ट्रेड एंड कॉमर्स। अगर हम इंडियन ट्रेड की बात करें तो वो एंशियंट टाइम से ही काफ़ी अच्छे से डेवलप्ड है। ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में इस्टेब्लिश हुई थी और उस टाइम पे इंडिया और ब्रिटेन के बीच में जो ट्रेड चलता था वो इंडिया के फेवर में ही रहा था टिल 1757। तो ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे यहाँ से एक तो कपड़े परचेज करती थी और दूसरा स्पाइसेस, और उसके बदले में हमें क्या मिलता था? कॉस्टली मेटल्स। तो फिर उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या सोचा, उन्होंने डिसाइड किया कि क्यों ना जो हमारे यहाँ से कपड़े परचेज करते हैं उन पे हैवी ड्यूटी लगाई जाए, सो दैट कि जो इंडिया का इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर है उसको हम डिस्ट्रॉय ही कर दें। तो 18th सेंचुरी में क्या हुआ, ब्रिटेन में आई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के आने से वहां पे प्रोडक्शन बहुत जल्दी जल्दी तेजी से होने लगी और जो चीजें बनती थी वो बहुत ही ज्यादा चीप होती थी। तो चीप आइटम्स अब वर्ल्ड मार्केट में जाकर बिकेगी तो इंडिया की जो महंगी चीजें हैं उनको कौन ही पूछेगा। तो वर्ल्ड मार्केट में उनकी चीप आइटम्स पहुंची, बेचने लगी। तो धीरे 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 क्या हुआ, कॉलोनाइजेशन का जो ट्रेडिशन था वो शुरू हो गया। तो ब्रिटिश कंपनीज ने ऐसे ही धीरे धीरे जो कॉटन की सेल थी उस पे मोनोपोली बना ली। मोनोपोली का मतलब क्या होता है कि सेलर एक ही है और बायर बहुत सारे हैं। अब अगर सेलर एक होगा तो अपनी मर्जी से आप कितनी भी रेट पे चीजें बेच सकते हो, जिसके चलते हमारे इंडिया के वेवर्स पे क्या इफेक्ट पड़ा। हमारे इंडिया के वेवर्स को रॉ मटेरियल जो मिलता था बहुत ही कॉस्टली मिलता था और हमारे जो इंडिया के प्रोडक्ट्स थे वो तो कॉस्टली होंगे ही होंगे। तो रॉ मटेरियल महंगा हो गया, इंडिया के प्रोडक्ट्स भी कॉस्टली हो गए। तो 1813 तक आते आते जो इंडिया का हैंडलूम का बिजनेस था वो पूरी तरह से ही खत्म हो गया। तो 19th सेंचुरी में क्या हुआ, फिर धीरे धीरे हमारे इंडिया में मॉडर्न इंडस्ट्री इस्टेब्लिश हुई जो कि पावर मशीन से चलती थी। इंडिया की इंडस्ट्री 19th सेंचुरी में। तो फिर फर्स्ट टाइम इंडिया में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज शुरू हुई। जो फर्स्ट कॉटन टेक्सटाइल फैक्ट्री थी वो इस्टेब्लिश हुई थी 1818 में घुघरी कोलकाता के पास, जो कि बाद में बिल्कुल ही फेल हो गई। तो फिर आई सेकंड फैक्ट्री ऑफ कॉटन टेक्सटाइल। जो सेकंड फैक्ट्री थी कॉटन टेक्सटाइल की वो मुंबई में शुरू हुई थी 1857 में और उसको इस्टेब्लिश करा था एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन कावस जी नानाभाई ने। तो फिर 1855 में जूट फैक्ट्री बनी, फर्स्ट जूट फैक्ट्री स्टैब्लिश हुई। ये स्टैब्लिश हुई थी रिश्रा वेस्ट बंगाल में। क्यों? क्योंकि जो वेस्ट बंगाल है ना वहां पे जूट बहुत ज्यादा होती है। तो जूट फैक्ट्री कहाँ पे स्टैब्लिश करी गई? रिश्रा वेस्ट बंगाल में। ठीक है, अब ये ध्यान पे रखना है, ऊपर हमने कॉटन टेक्सटाइल फैक्ट्री हमने पढ़ी है, नीचे जूट फैक्ट्री है। ये फर्स्ट जूट फैक्ट्री है, राइट। फिर 1853 की अगर बात करें तो 1853 में इंडिया में रेलवे आ चुका था। ब्रिटिशर्स इंडिया में रेलवे को लेकर आए, रेलवे स्टैब्लिश हो गया। तो रेलवे के आने से जो हमारे इंडिया में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का जो दौर था वो बहुत ही तेजी से बढ़ने लगा। तो मींस ऑफ कम्युनिकेशन डेवलप हो गए रेलवे के आने से। उसके आने से इंडिया में जो इंडियन इंडस्ट्रीज है वो बहुत ही तेजी से बढ़ने लगी, एक्सपैंड होने लगी। तो जमशेदजी टाटा ने पहली स्टील फैक्ट्री स्टैब्लिश करी थी जमशेदपुर में इन 1907। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी रिलेटेड है इकोनॉमिक रिफॉर्म से। इसका एम क्या है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का? प्रोडक्शन पैटर्न में रिफॉर्म्स लेकर आना, नई टेक्नोलॉजी यूज करना, सो दैट कि जो इंडिया की फुल कैपेसिटी है उसको हम यूज कर सकें। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो थी वो इम्प्लीमेंट हुई थी इंडिया में फर्स्ट टाइम 1985 में। उस टाइम पे हमारे प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी जी। फिर जो सेकेंड वेव थी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की वो आई थी 1991 में। उस टाइम पे हमारे प्राइम मिनिस्टर थे पीवी नरसिम्हा राव और उस टाइम पे जो फाइनेंस मिनिस्टर थे वो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। तो 91 में एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे, उसको बोलते हैं सेकेंड वेव ऑफ न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। अब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाने का मेन रीजन क्या था? इसका मेन रीजन था, एक तो था गल्फ वॉर। गल्फ वॉर चल रही थी, गल्फ वॉर के चलने से क्या था, जो क्रूड ऑयल की प्राइसेस थी वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी और साथ ही साथ इंडिया में बैलेंस ऑफ पेमेंट की भी बहुत ज्यादा कमी हो गई थी। इंडिया के पास पैसा ही नहीं था। तो इसके चलते हमें न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को लाना पड़ा 1991 में। अब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन।
अब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में मेन सेक्टर्स क्या थे, रिफॉर्म सेक्टर्स 91 में? वो थे एक तो फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, वैल्यू फिक्सेशन पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, बिजनेस पॉलिसी, पब्लिक सेक्टर पॉलिसी। इन सारे ही सेक्टर्स में रिफॉर्म्स लेकर आना था 1991 में। नेक्स्ट बात करते हैं हम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वही 91 में आए थे, एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो उस टाइम पे आए थे, इसकी दो जनरेशन्स में आए थे रिफॉर्म्स। एक तो थे फर्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स, एक थे सेकेंड जनरेशन रिफॉर्म्स। जो फर्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स थे उनका एम था इंडिया की इकोनॉमी को स्टेबलाइज करना एट माइक्रो लेवल पे, मैक्रो लेवल पे। इंडिया की इकोनॉमी को स्टेबलाइज मैक्रो लेवल पे करना है, बहुत बड़े लेवल पे, ब्रॉड लेवल पे काम करना है। इसमें लिबरलाइजेशन भी इंक्लूडेड था और साथ ही साथ जो इंडस्ट्री का फाइनेंशियल सेक्टर है उसमें रिफॉर्म्स लेकर आने, टैक्सेशन रिफॉर्म्स लेकर आने एटसेट्रा। ठीक है, मतलब कि ब्रॉड लेवल पे काम करना। जो सेकेंड जनरेशन रिफॉर्म्स थे उनका एम क्या था कि स्ट्रक्चरल चेंजेस तो करनी है बट वो माइक्रो लेवल पे करनी है, बहुत छोटे लेवल पे, छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देना है। लाइक लेबर रिफॉर्म्स करने, लैंड रिफॉर्म्स, कैपिटल मार्केट रिफॉर्म्स, एक्सपेंडिचर रिफॉर्म्स, पावर सेक्टर रिफॉर्म्स। मतलब एक छोटे छोटे सेक्टर्स को उठाना है और उनमें रिफॉर्म्स करने हैं। फर्स्ट जनरेशन मैक्रो लेवल पे काम करता है कि एक पूरे के पूरे ही सेक्टर को उठाना है और उस पर रिफॉर्म्स करने हैं। ये उसके अंदर घुस के छोटी छोटी चीजों को देखना है। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म से आने से अब एक तो पॉवर्टी कम हुई। ठीक है, पॉवर्टी 93 में 36% थी, तो 10th प्लान के एंड तक आते आते रह गई 26%। नो डाउट पॉवर्टी तो बहुत कम हो गई बट उसके चलते इनइक्वालिटी भी बहुत ज्यादा आ गई, इनइक्वालिटी इंक्रीज हुई थी। अब ये पता कैसे चला? ये पता चला था वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आने से, जो कि 1999-2000 में आई थी। तो उससे पता चला कि पॉवर्टी तो कम हुई है बट साथ ही साथ इनइक्वालिटी भी बढ़ी है। तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में हमने देखा कि प्रोग्रेस तो हुई है 91 से लेकर 2005-6 तक, बहुत ज्यादा हमारी इकोनॉमी में प्रोग्रेस हुई है। हमने अपनी इकोनॉमी को ओपन कर दिया, लिबरल कर दिया और ग्लोबल बना दिया। डिसइन्वेस्टमेंट भी हुई है। डिसइन्वेस्टमेंट होता क्या है? डिसइन्वेस्टमेंट होता है टू डिक्रीज द शेयर ऑफ गवर्नमेंट इन द इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्री में गवर्नमेंट का जो शेयर है वो कम करना, उसको बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। तो डिसइन्वेस्टमेंट के लिए एक डिसइन्वेस्टमेंट कमीशन बना था, उसको देखने के लिए 1996 में। अब ये कमीशन का काम क्या था? डिसइन्वेस्टमेंट पे सुजेशंस देना और डिसइन्वेस्टमेंट के इशू को रेगुलेट करना। तो डिसइन्वेस्टमेंट कमीशन का जो फर्स्ट चेयरमैन था वो था श्री जीवी रामाकृष्णा। तो 92 में क्या हुआ? एक नेशनल रिन्यूअल फंड बनाया गया। अब नेशनल रिन्यूअल फंड का काम क्या था? अब मॉडर्न इंडस्ट्री आ गई, इंडस्ट्री में हम मॉडर्नाइजेशन लेकर आए, नई टेक्नोलॉजी लेकर आए। अब मॉडर्न इंडस्ट्री के आने से हुआ क्या? जो पुरानी इंडस्ट्री थी वो क्या बन गई? सिक इंडस्ट्रियल यूनिट बन गए। वो बहुत ही उनकी हालात खराब हो गए, बंद होने पे आ गई। ठीक है, ऑलमोस्ट कुछ इंडस्ट्रीज बंद ही हो गई। तो अब जो इंडस्ट्रीज बंद हुई थी उन पे लेबरर्स काम करते थे, अब उनके पास तो कोई काम रहा नहीं। तो उनकी रिहेबिलिटेशन के लिए, उनकी हेल्प के लिए बनाया गया था नेशनल रिन्यूअल फंड 1992 में। तो फिर एक आई नवरत्ना कंपनी, उस टाइम पे जो वर्ल्ड लेवल पे बहुत अच्छे से उन्होंने काम किया नवरत्ना कंपनी ने। तो ऐसी ही कंपनीज को इनकरेज करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया? धीरे धीरे कंपनी को पूरी की पूरी ऑटोनॉमी दे दी, कंप्लीट ऑटोनॉमी कंपनी को ही दे दी कि वो अपनी मर्जी से जैसे भी चाहे काम कर सकती है। तो जो सेकंड फेज थी इकोनॉमिक रिफॉर्म प्रोग्राम की, उसका मेन एम क्या था? उसका एम था पॉवर्टी को खत्म करना और साथ ही साथ डेवलपमेंट करना, और डेवलपमेंट करनी है एट द रेट ऑफ 7 to 8%। फिर हम देखते हैं टर्मिनोलॉजी जो हमने न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में पढ़ी थी कुछ, लाइक प्राइवेटाइजेशन हमने देखा था, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, डिसइन्वेस्टमेंट। अब ये चीजें होती क्या है एक बार देख लेते हैं। प्राइवेटाइजेशन मींस टू इंक्रीज पार्टिसिपेशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन द पब्लिक सेक्टर कंपनीज। प्राइवेट सेक्टर का शेयर बढ़ा देना पब्लिक सेक्टर कंपनीज में। पब्लिक सेक्टर कंपनीज कौन होती है? जिसपे गवर्नमेंट का कंट्रोल है।
ठीक है। अब पब्लिक सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर की पार्टिसिपेशन बढ़ जाएगी। अगर प्राइवेट के शेयर 50% से ज्यादा हो गए, 51% हो गए, तो उसकी मैनेजमेंट पे भी प्राइवेट सेक्टर का ही कंट्रोल होगा। तो धीरे धीरे क्या हुआ, जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स थे वो प्राइवेट कंपनी के पास चले गए, उसको बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन। फिर बात करते हैं लिबरलाइजेशन की। लिबरलाइजेशन इज अ प्रोसेस बाय विच गवर्नमेंट कंट्रोल इज रिलैक्स्ड और अबॉलिश्ड। मतलब कि गवर्नमेंट ने अपना कंट्रोल कम कर दिया या फिर बिल्कुल ही खत्म कर दिया। उसमें प्राइवेटाइजेशन भी आ जाती है लिबरलाइजेशन में। अब देखो, पहले क्या होता था, किसी ने कोई काम शुरू करना है तो उसके लिए उसको क्या होता था, गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ता था, गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती थी। अब ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट ने धीरे धीरे अपने जो रूल्स रेगुलेशन से रिलैक्स कर दिए कि आप अपना कोई भी काम शुरू कर सकते हैं विदाउट द परमिशन ऑफ गवर्नमेंट। तो अब आई थिंक 6 सेक्टर्स है मतलब जिसके लिए हमें लाइसेंस लेने की जरूरत पड़ती है गवर्नमेंट में। अदरवाइज हम अपना काम, कोई भी आपने कोई शॉप खोलनी है, कोई दुकान चलानी है, कुछ भी करना है, तो आप नॉर्मली उसको चला सकते हो, गवर्नमेंट का लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं होती। तो मतलब आप लिबरल हो, आपको किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है काम चलाने के लिए, ठीक है। तो इसको बोलते हैं लिबरलाइजेशन, मतलब कि लिबरल कर देना, फ्री कर देना। नेक्स्ट बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन की। ग्लोबलाइजेशन में क्या हुआ, जो हमारी इकोनॉमी थी इसको वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ अमलगमेशन कर दिया गया, उसको बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। इसका ग्लोबलाइजेशन का फायदा क्या होता है, इसका फायदा होता है जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हम करते हैं ना, उस पर ड्यूटीज बहुत कम लगती है। तो उसके चलते हुए जो सेक्टर है उसको प्राइवेट कैपिटल भी एक तो मिलती है, दूसरा फॉरेन टेक्नोलॉजी भी मिलती है। तो ये ग्लोबलाइजेशन का फायदा होता है। फिर आता है डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट का शेयर पब्लिक सेक्टर में धीरे धीरे रिड्यूस कर देना, कम कर देना, उसको बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। मतलब कि गवर्नमेंट ने अपनी इन्वेस्टमेंट कम कर दी है किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर में से। तो डिसइन्वेस्टमेंट अगर 50% से ज्यादा हो जाएगी, 51% से ज्यादा हो जाएगी, तो वो कंपनी प्राइवेट हो जाएगी। तो नेक्स्ट हम करेंगे इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, आरबीआई एंड इंडियन कैपिटल मार्केट। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।